गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। एक्सरसाइज बेटा 9.8 है और क्वेश्चन नंबर 12 के ऊपर आ रहे हैं। जैसे कि पहला क्वेश्चन है, फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग फाइंड ए नेचुरल एक रैशनल नंबर व्हिच विल हैव एज एक्सटेंशन 0.68 का बार, फाइंड द वैल्यू। क्वेश्चन नंबर 12 0.68 के ऊपर बार लगा दिया बेटा, ठीक है। 0.68 के ऊपर क्या लगा रखा है? बार लगा रखा है। एक मिनट रुकना है। जीरो पॉइंट 68 गिवन है। 0.68 के ऊपर क्या लगाना चाहते हैं हम? बार लगा दिया हमने। ठीक है जी। अच्छा, तो इसको सॉल्व करना है और इसको पी बाई क्यू की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ये वही क्वेश्चन है जो आप 9th क्लास के अंदर आप कभी करते थे, याद है? 9th क्लास में आप ये करा करते थे बेटा। ठीक है, चलो सॉल्व करते हैं। इसको बेटा ऐसे लिख लो आप। 0 बार का मतलब क्या होता है? 68 68 68 68 दैट इज गोइंग टू इंफिनिटी। दिस इज गोइंग टू इंफिनिटी, दैट रिप्रेजेंट बाय एस। हम एस निकालना चाहते हैं बेटा। एस में सकता है कि हमारा मीनिंग पता है क्या? पी बाई क्यू की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। क्या मीन है हमारा? पी बाई क्यू की फॉर्म में कन्वर्ट करना। ठीक है जी, पी बाई क्यू की फॉर्म में कन्वर्ट करना है इसको। 9th क्लास में भी ये क्वेश्चन किया था, उसके अंदर भी हम पी बाई क्यू की फॉर्म में एक्सप्रेस किया करते थे 9th क्लास में। याद है? दोनों तरफ 100 से मल्टीप्लाई कर दिया करते थे। लेकिन हमें उस स्टाइल को यूज नहीं करना, हमें इसमें यूपी सीरीज या एपी सीरीज का यूज करना है और उसका सम निकालना है। तो 68 के ऊपर बार का मतलब ये होता है 68 एंड इंफिनिटी तक चलता रहेगा। 68 अपने आप को बार बार रिपीट करता चला जा रहा है। ठीक है, इसका मीनिंग ही हो गया। तो इसको लिखेंगे ऐसे। अब देखो क्या करना है, इसके बाद क्या करना है वो बहुत इंपॉर्टेंट बात है। 0.68 पहले तो डबल ये 68 ये वाला उठा लो, यहां लिख दिया, फिर प्लस का निशान लगाओ। अब मैं ये वाला 68 यूज करना चाहता हूं, कैसे करूं? 68 लिखना है, इससे पहले 2 डिजिट है, 68 दोबारा से दिए तो इन दोनों जगह 0 लिखना है। 0.00 ध्यान देना, 0.0068 प्लस। ठीक है, उसके बाद मैं ये वाला 68 यूज करना चाहता हूं। ध्यान दो बेटा, ये वाला 68 इस 68 से पहले कितने डिजिट्स हैं? 1 2 3 4, इस सारी की जगह 0, तो 0.1 2 3 4 6 8 एंड दिस इज गोइंग टू इंफिनिटी। इसको हम ऐसे एक्सप्रेस कर सकते हैं। अगर किसी बच्चे को डाउट है इसके अंदर कि भी ऐसे कैसे एक्सप्रेस कर दिया, तो आप मुझे बता सकते हैं भाई। ठीक है ना? पहले वाला 68 उठाया, फिर दूसरा 68 उठाया, तो उस 68 से पहले क्या? 00 आनी चाहिए। ठीक है, 00 आनी चाहिए। फिर तीसरा 68 उठाया, उससे पहले कितने डिजिट है? 4 डिजिट है, 68 उनकी सबकी जगह 0 लगा देना है। ठीक है, अब इसको ऐसे लिख सकते हैं, दैट इज इक्वल टू 68/100 प्लस दिस इज आल्सो इक्वल टू 68/4 या फिर इसको लिख दो 10 की पावर 4 प्लस 68/10 की पावर 1 2 3 4 5 6 10 की पावर 6 एंड दिस इज गोइंग टू इंफिनिटी। ठीक है जी, ये आपके पास आ गया। अब इसमें से जो कॉमन निकलता है उसे कॉमन निकाल लो। 68/100 को कॉमन निकाला जा सकता है। किसी को समझ में ना आए बोल दे, इसकी जगह 1 आ गया। 60/10 का स्क्वायर, इसको 10 का स्क्वायर कह दो, 100 को 10 का स्क्वायर बाहर निकालते हैं। यहाँ पे बनेगा 1/10 का स्क्वायर, यहाँ बचेगा 1/10 की पावर 4 एंड दिस इज गोइंग टू इंफिनिटी। ठीक है, 68/10 का स्क्वायर। ठीक है जी। अब यहाँ पे फर्स्ट इसके ये इनफाइनाइट जीपी है, इसका फार्मूला वही a/1 माइनस r 68/10 का स्क्वायर इनटू a मतलब फर्स्ट टर्म कितनी है? 1 है, 1 माइनस r। बेटा r कितना है? r 1/10 स्क्वायर को 1 से डिवाइड कर दो, 1/10 स्क्वायर ही आएगा। 1/10 की पावर 4 को 1/10 स्क्वायर से डिवाइड कर दो, 1/10 स्क्वायर ही आएगा। तो यहाँ जाएगा 1/10 का स्क्वायर। इसको अपने आप सॉल्व करना है, इसका वैल्यू निकाल लो, बस खत्म भाई, मेरी तरफ से कंप्लीट।
किसी बच्चे को डाउट हो तो बताइए। इसमें जो सबसे बड़ी ध्यान देने वाली बात है ना, 68 के ऊपर बार लिख रखा है, तो 68 बार बार लिखना, 68 68 68 6, दिस इज गोइंग टू इन्फिनिटी। फिर इसको 0 पॉइंट पहला 6 से उठाओ, ये पहला 6 से उठाया मैंने, पॉइंट के बाद 0.68, ठीक है, ऐसे लिख दिया। फिर प्लस का निशान, फिर ये वाला 68 उठाया, ये वाला 68 को उठाओ तो सही, लेकिन इससे पहले चेक करना कितने डिजिट्स हैं, 68 है इससे पहले, इन दोनों की जगह 0 लिखना है, ध्यान रखना एक बात, ताकि इन सबको जोड़ेंगे ना तो यही वापस आ जाएगा। फिर प्लस तीसरा वाला 68 उठाया, 68 लिख तो दो, लेकिन इससे पहले डिजिट्स कितनी है, 1 2 3 4, इस सब जगह 0 आएगा, तो 4 0, 1 2 3 4, फिर पॉइंट आया, फिर यहाँ पे 0 आएगा, एंड दिस इज गोइंग टू इन्फिनिटी, ठीक है। ये बात ध्यान रखना कि इसको कैसे लिखा गया है। तो यहाँ पे लिख देता हूँ 68/100, 68 10 की पावर 4, क्योंकि कितनी डिजिट है, 1 2 3 4, 1 के साथ 4 जीरो है, इसको लिख सकता हूँ 10 की पावर 4। यहाँ पे 68 में 1 2 3 4 5 10 की पावर, दिस इज गोइंग टू इन्फिनिटी। कॉमन निकालिए 68 में 10 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर लिख सकता हूँ, 10 का स्क्वायर, 68 में 10 का स्क्वायर कॉमन, तो चेक कर लो ये बच जाएगा, ये इनफाइनाइट जीपी बना रहा है, फर्स्ट टर्म 1 के बराबर है। कॉमन रेशियो आर निकालूंगा, कैसे आर कैसे निकालूंगा, इस पूरी वैल्यू को डिवाइड कर दूंगा किससे, इससे, और एक बार इसको डिवाइड कर दो इससे, तो 1/10 का स्क्वायर आएगा आर, तो आर की जगह 1/10 का स्क्वायर आ गया, ए की वैल्यू 1 आ गई, ठीक है। और 68 में 10 का स्क्वायर सॉल्व कर लो, बस खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी को डाउट है तो बोल सकते हो, 5 सेकंड का टाइम है, जल्दी बताइए, चल रहा हूं मैं आगे भाई, ठीक है। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन 12th का, 12th का एक मैं क्वेश्चन समझाऊंगा, 12th का 4th पार्ट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12th में 4th, 12th का 4th कहता है 24.28137 के बाद ऐसा नाम दे दो, 24.128 क्या है, 281 28137 28137 के ऊपर ये है भाई, ये क्वेश्चन है आपके सामने, ठीक है जी। 24.28137 के ऊपर बार। अब बार सोचने वाली है किसके ऊपर है, बार किसके ऊपर है, 137 के ऊपर बार की वाला बेटा, 137 के ऊपर बार की वाला, तो इसका मीनिंग क्या है, सबसे पहले वो लिख लो 24.28। अब 137 किस पर है, ये देखने वाली बात है, 137 के ऊपर बार है, तो 137 3 बार, ये बार बार जिसके ऊपर बार होता है उसको इन्फिनिटी तक लिखते जाओ, उसको बार बार रिपीट करते जाओ बेटा, जिसके ऊपर बार होता है उसको बार बार रिपीट करते रहते हैं। 137 137 137 137 137, दिस इज गोइंग टू इन्फिनिटी, ठीक है। और सुनो, जिसके ऊपर बार होता है ना उसका यूज करना होता है मुझे बेटा, जिसके ऊपर बार होता है ना उसका ही मुझे यूज करना है, 137 का ही मुझे यूज करना है। तो 137 के अलावा जो बाकी चीज बच रही है ना उसको अलग से बाहर निकाल दो, ध्यान देना। जो 137 जो बार बार रिपीट हो रहा है बेटा, उससे ही जीपी सीरीज बनाई जा सकती है, क्योंकि बेटा जो चीज रिपीट हो रही है ना, ध्यान देना, जो चीज रिपीट हो रही है उससे ही मैं इनफाइनाइट जीपी बना सकता हूं। और उससे इनफाइनाइट जीपी बनाने के लिए हम क्या करेंगे, जो रिपीट नहीं हो रहा है, जो डिजिट रिपीट नहीं हो रहा है, चाहे वो पॉइंट से पहले हो चाहे वो पॉइंट के बाद हो, उसे अलग से निकाल दिया जाना चाहिए, ठीक है। देन s इज इक्वल टू 24.8, ठीक है, इसको बाहर निकाल दिया, प्लस अब देखना 24.28 को तो मैंने निकाल दिया बाहर, और जो बाकी वैल्यू बच गई है वो लिखना शुरू कर रहा हूं। बाकी वैल्यू क्या है, इसकी जगह क्या लिख दूं, 0.00137 एंड दिस इज गोइंग टू इन्फिनिटी। क्या करा, इसको हटा दिया गया भाई, 24.28 को हटा दिया गया है। फिर उसके बाद क्या करा बेटा, इन दोनों की जगह 0, इन दोनों की जगह भी 0, डबल 0, फिर ये पॉइंट यहां पर लगाया, फिर ये डबल 2 0 हो जाएगा, फिर 137 1 दिस इज गोइंग टू इन्फिनिटी, ठीक है। यहाँ पे 24.28 प्लस, अब इसको ऐसे लिखना शुरू करो, 00 पॉइंट, यहाँ पे 00 लिखने की जरूरत नहीं, वैसे चलो लिख दो, कोई बात नहीं, 1 0 लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। मैं इस 137 को लिखना चाहता हूँ, 00137 प्लस। अब एक बार तो इस 137 को लिखना है, एक बार तो इस 137 को लिख दिया, 137 से पहले 00 था ना, तो 00 यूज कर चुके हैं। अब आगे क्या करूंगा, अब ये वाला 137 यूज करना चाहता हूँ, ये वाला, तो क्या करूंगा, 0 पॉइंट कितनी डिजिट, इस 13 से पहले, इस 13 से पहले कितनी डिजिट है, 1 2 3 4 5 5 जीरो लगा दो, 1 2 3 4 5,
137 प्लस, मेरे ख्याल से समझ गए होंगे। ये दूसरे नंबर पे जो 137 लिख रखा है ना, उससे पहले कितनी डिजिट है वो काउंट कर लेनी चाहिए हमें। कितने जीरो है बेटा? 1 2 3 4 5, 5 जीरो, तो 5 जीरो यहाँ पर आ गई है प्लस। फिर अगला 137 कहां पर है बेटा? ये वाला अगला 137 यूज करना चाहता हूं। इससे पहले कितनी डिजिट्स है? 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 डिजिट्स है। तो 8 डिजिट, जीरो पॉइंट के बाद 8 डिजिट, 1 2 3 4 5 6 7 8 137, दिस इज गोइंग टू इन्फिनिटी। किसी बच्चे को डाउट है तो प्लीज मुझे बता दीजिए बेटा, ठीक है? यहां तक आ गए हम। अच्छा, उसके बाद क्या करूं? है जी, है जी, थोड़ा नीचे लिखो। अब ठीक है? ये आ गया आपके पास बेटा? यहां तक समझ में आया सभी बच्चों को? ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है भाई, ठीक है? मैं चलता हूं, किसी को दिक्कत तो बोल दिया करो बीच में। यानी भाई अब बेटा इसको क्या लिख सकता हूं? 137 अपॉन में कितनी जीरो? 1 2 3 4 5, 5 जीरो, 10 की पावर 5 प्लस 137 कितनी जीरो? 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 जीरो, 10 की पावर 8 है प्लस 137 अपॉन में 10 की पावर, ठीक है यहां तक? अच्छा, इसको चेक करो बेटा। 137 कितनी जीरो? 1 2 3 4 5, 10 की पावर 5 कितनी जीरो? 1 2 3 4 5 6 7 8 जीरो, मतलब पॉइंट पे डिजिट्स कितनी? 1 2 3 4 5 6 7 8, 10 की पावर 8। इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 10 की पावर 11, एंड दिस इज गोइंग टू इन्फिनिटी। इसको हम अलग सोल्व कर लेंगे, दैट इज इनफाइनाइट जीपी बेटा, दैट इज इनफाइनाइट जीपी, ठीक है? 24.28 इट इज रहने दो, इसकी कोई खास जरूरत नहीं है सोल्व करने की। प्लस इसमें 137 अपॉन में 10 की पावर 5 को कॉमन निकाल लो। 137 अपॉन 10 की पावर 4 तो 1 आएगा, प्लस 1/10 का क्यूब आएगा, प्लस 1/10 की पावर 6 आएगा, दैट इज गोइंग टू इन्फिनिटी। किसी भी बच्चे को डाउट हो इसमें तो मुझे प्लीज बता दीजिए। ये इनफाइनाइट जीपी बन गई, इसको सॉल्व कर लो। 24.28 प्लस 137 10 की पावर 5, ठीक है बेटा? ये इनफाइनाइट जीपी, क्योंकि इसमें फर्स्ट टर्म कितनी है? 1 है। आर कितना है चेक कर लो, इसको इससे डिवाइड कर दो, 1/10 का क्यूब भी आएगा। इसको इससे डिवाइड भी करके देखो, 1/10 का क्यूब भी आएगा। तो फार्मूला क्या होता है? ए अपॉन में इसका जो भी होता है, ए अपॉन में 1 माइनस आर, बट ए इक्वल टू 1, ए इक्वल टू 1, आर इक्वल टू 1/10 का क्यूब। एलसीएम लेके अपने आप सोल्व करो, ठीक है? इसका भी आंसर पॉइंट में निकाल लो, दोनों को ऐड कर दो, ये आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहा हूं मेरी तरफ से कंप्लीट। देखो आपके पास ना 10 सेकंड का टाइम है, अगर किसी को कुछ बोलना हो तो प्लीज मुझे बता दीजिए कि आप क्या करना चाहते हो, दोबारा समझना है इसको या नहीं समझना। 10 सेकंड का टाइम है बेटा। वीडियो रिकॉर्डिंग भी बना रहा हूं साथ साथ, ताकि आप बाद में देख सकते हैं। चलो ठीक है, चलते हैं। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। मेरे हिसाब से तो ना, मेरे ख्याल से सारे क्वेश्चन आप कर लोगे, अगर आपने आपको समझ में आ रहे हैं तो सारे कर लोगे। क्वेश्चन नंबर 13 पे आएगा। क्वेश्चन नंबर 13, x इज इक्वल टू y इज इक्वल टू बेटा x इज इक्वल टू ये गिवन है, y इज इक्वल टू ये गिवन है, ठीक है? देखो ध्यान देना, बहुत आसान क्वेश्चन है, हर आप में हर बच्चा कर ले, मैं गारंटी मैं देता हूं। प्रूव दैट, ये प्रूव करके दिखाओ क्या कि 1 प्लस ए इंटू बी इंटू प्लस ए स्क्वायर इंटू में ए स्क्वायर इंटू में बी स्क्वायर प्लस ए क्यूब इंटू में बी क्यूब, दिस इज गोइंग टू इन्फिनिटी। प्रूव करना है दैट इज इक्वल टू एक्स इंटू वाई अपॉन में एक्स प्लस वाई, एक्स इंटू वाई अपॉन में एक्स प्लस वाई माइनस 1। आप ये प्रूव करके दिखाओ, सीधी सी बात है,
ठीक है जी। अरे कितना आसान सा क्वेश्चन है। दैट इज इनफाइनाइट जीपी, इसका फॉर्मूला क्या होता है, ए अपॉन में 1 माइनस आर लगा दो बेटा। ए मतलब फर्स्ट टर्म कितनी 1, कॉमन रेशियो निकालो, ए को 1 से डिवाइड करो, ए स्क्वायर को ए से करो, ए क्यूब को ए स्क्वायर से करो, ए ही आएगा, तो 1 माइनस आर की वैल्यू ए आ गई इस केस में। और इसमें भी ए अपॉन 1 माइनस आर लगाओ, ए मतलब फर्स्ट टर्म, ए मतलब फर्स्ट टर्म कितनी 1 है, आर कितना बी को डिवाइड कर दो, 1 से बी स्क्वायर को डिवाइड कर दो, बी से बी क्यूब को डिवाइड कर दो, बी स्क्वायर से बी आएगा। किसी बच्चे को डाउट है तो ही बता दे, ठीक है जी बेटा, ये आ गया। तो यहाँ पे क्या क्या चेक कर पाए हम, यहाँ चेक कर पाए कि x किसके बराबर आ गया, x की वैल्यू यदि x इक्वल टू 1 अपॉन में 1 माइनस a, ठीक है, और x पर y इक्वल टू क्या आ गया, y इक्वल टू 1 अपॉन में 1 माइनस b। क्लियर है बेटा। यहाँ से क्या करें, यहाँ से a की वैल्यू निकाल लो, तो 1 माइनस a इक्वल टू क्या आ गया 1 बाई x, 1 माइनस की वैल्यू 1 बाई, हम यहाँ से a निकाल रहे हैं, a की वैल्यू क्यों निकाल रहे हैं उसका रीजन ये, मुझे ये प्रूव करना है, ठीक है। तो सॉल्यूशन में आप क्या लिखोगे, अब ये राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड लेके चलेंगे, 1 प्लस a इंटू बी प्लस a स्क्वायर बी स्क्वायर दैट इज गोइंग टू इंफिनिटी। इसके लिए फार्मूला वही फर्स्ट टर्म अपॉन में 1 माइनस कॉमन रेशियो, फार्मूला तो ये होता है a अपॉन 1 माइनस r। क्या होता है फार्मूला, a अपॉन 1 माइनस r। फर्स्ट टर्म, इस केस में फर्स्ट टर्म कितनी 1 माइनस कॉमन रेशियो निकालो, ए बी को 1 से डिवाइड कर दो, ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर को ए बी से डिवाइड कर दो, कॉमन रेशियो ए बी तो आएगा। समझ गए, ये समझ में आ रहा होगा मेरे ख्याल से, यहां तक आ गया बेटा। कॉमन रेशियो कैसे निकाला है, ए बी को 1 से डिवाइड कर दो, आर की वैल्यू चेक करना बेटा, ए बी को 1 से डिवाइड कर दो, ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर को ए बी से डिवाइड कर दो, कैंसिल, कितना आ गया ए बी, तो आर की वैल्यू ए बी आ गई, तो असली आर की वैल्यू ए बी यहां डाल रखी है, ठीक है जी। अच्छा, लेकिन मैं इसको सोल्व कर रहा हूं और आंसर एक्स और वाई की फॉर्म में आना चाहिए, आंसर एक्स और वाई की फॉर्म में आना चाहिए भाई। लेकिन आंसर तो ए और बी की फॉर्म में आया, तो ए और बी को एक्स और वाई में बदला जा सकता है। ये सोचना है कि ए और बी को एक्स और वाई में बदला जा सकता है। इसका सम निकालने का फॉर्मूला ए अपॉन 1 माइनस आर इक्वल टू दिस, ठीक है। तो यहाँ से एक्स बराबर क्या आ गया, एक्स बराबर ये आ गया, और यहाँ पे वाई बराबर ये आ गया, ठीक है। तो x बराबर जो है, क्योंकि यहाँ पर a और b आ रहा है, लेकिन मुझे a को x में बदलना है, इसलिए मैं यहाँ से a की वैल्यू निकालूंगा, और मुझे b को y में बदलना है, तो यहाँ से मैं b की वैल्यू निकालूंगा जो y की फॉर्म में होगी। तो व्हाट इज a क्या हुआ, a बराबर 1 माइनस 1 बाई एक्स, ठीक है, और 1 माइनस b इज इक्वल टू y, दिस इज इक्वल टू, तो b की वैल्यू कितनी आ गई, b की वैल्यू क्या आएगी 1 माइनस 1 बाई वाई, दिखाई दे रहा है भाई, 1 माइनस बी की वैल्यू क्या आ गई, 1 माइनस बी की वैल्यू 1 बाई वाई आ गई, और यहां से बी की वैल्यू निकालो तो कितना आएगा 1 माइनस 1 बाई वाई। तो a इज इक्वल टू दिस एंड b इज इक्वल टू दिस। ये a और b की वैल्यू जो आपके सामने नजर आ रही है ना, इस a और b की वैल्यू को उठा के बेटा इस इक्वेशन के अंदर डाल दो जो एंड में यहां बनती है। देखो ये जो बन गई, ये बन गया हमारे पास, ठीक है। ये तो चलो r की वैल्यू निकाले थे हमने, तो 1 अपॉन में 1 माइनस बेटा a की वैल्यू 1 माइनस 1 बाई एक्स, b की वैल्यू 1 माइनस 1 बाई वाई। अब इसको सॉल्व करना है, सॉल्व करने पे ये वाला आंसर आना चाहिए। क्या आप बच्चे कर सकते हो इसको आगे, या बताओ जल्दी से। कर लेंगे सर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। कोई भी बच्चा, बेटा जितने भी बच्चे बैठे हुए ना, सब इस बात का ध्यान रखें कि कोई क्वेश्चन में दिक्कत है तो मुझे बता दो, मुझे उससे बात कर लो, सीधी सी बात है, चुपचाप बैठने की जरूरत नहीं है। कोई बच्चा यूं कहता है जी मेरे को नहीं आया, तो मुझे बता दीजिए बेटा। चलो मैं मिटाने जा रहा हूं भाई इसको, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। आपके मैं टेस्ट लेने जा रहा हूं सीक्वेंट सीरीज। बेटा सुनो, सीक्वेंट सीरीज का टेस्ट लेने जा रहा हूं, ठीक है, ध्यान रखना। और किस चीज का टेस्ट लूंगा ये बता देता हूं। सीक्वेंट सीरीज में जहां से जीपी शुरू है ना, जहां से जीपी शुरू है और जो ये लास्ट एक्सरसाइज तक जितना भी करा दूंगा, जीपी से लेकर ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन जहां से शुरू है उधर से। अरे भाई आप पहले तो अपने आप को म्यूट कर लो, ये बच्चा कौन है। रानुराज म्यूट कर अपने आप को।
रानूराज, अरे भाई तुमसे मैं एक बात कह रहा हूं, मैं ना सैटरडे को टेस्ट लेने वाला हूं, ठीक है जी। उस सैटरडे को जो मैं टेस्ट लेने वाला हूं, सुनना मेरी बात बेटा, सैटरडे को जो टेस्ट लूंगा ना, उसमें ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन से लेकर जीपी से लेकर और जो अब तक हो गया है, जीपी पता है कहां से शुरू, मैं आपको बता देता हूं भाई। ये जीपी शुरू है बेटा 9.5 एक्सरसाइज, कहां से है 9.5 एक्सरसाइज से लेकर जब जहां तक हो जाएगा, ठीक है जी, 9.5 एक्सरसाइज से लेकर टेस्ट कहां से कहां तक है, 9.5 एक्सरसाइज से लेकर कंप्लीट जहां तक भी हो जाएगा, पूरा चैप्टर जहां तक हो जाएगा, ठीक है, ठीक है जी। अर्थमेटिक मीन का बाद में लेंगे, एपी का बाद में लेंगे, आप इसमें पूरी जीपी इंक्लूड हो गई है, ठीक है जी। इसका जैसे कि क्वेश्चन नंबर 13 करवा चुका हूं, क्वेश्चन नंबर 14 में चेक करो। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है, चेक कर ले बेटा। क्वेश्चन नंबर 14 ये कहता है एक स्क्वायर गिवन है बेटा, में क्या गिवन है, एक स्क्वायर, जैसे कि ये स्क्वायर बना दिया है, ठीक है जी। एक स्क्वायर गिवन है, इसको एबीसीडी स्क्वायर बोल दो। जरा ध्यान देना जल्दी से, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। एबीसीडी स्क्वायर इस पूरे की लेंथ है ना 16 के बराबर गिवन है, ठीक है। ये कहता है कि इसके मिड पॉइंट ढूंढ लो सबके, ध्यान देना, इस सबके मिड पॉइंट ढूंढ लो। मैंने ढूंढ लिए सारे मिड पॉइंट, ये मिड पॉइंट ढूंढ लिए। कहता है इन दोनों को सबको जोड़ दो, इन सबको जोड़ने पर एक और स्क्वायर बन जाएगा, पी क्यू आर एस इज आल्सो स्क्वायर, ठीक है ना। पी क्यू आर एस इज आल्सो स्क्वायर, एबीसीडी तो स्क्वायर है ही, ये पी क्यू आर एस भी क्या है, स्क्वायर है, ठीक है जी। एबीसीडी तो स्क्वायर है ही, एबीसीडी एक स्क्वायर दे रखा बेटा, ठीक है ना। स्क्वायर होने का मतलब क्या है, इसका ये एंगल 90 डिग्री का होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री और ये भी 90 डिग्री, ठीक है। अब कहता है जो स्क्वायर है एबीसीडी, जो एक स्क्वायर है, पी है ना एपी का मिड पॉइंट है, क्यू बीसी का मिड पॉइंट है, आर सीडी का मिड पॉइंट है, एस एडी का मिड पॉइंट है, सभी मिड पॉइंट को जोड़ के फिर एक स्क्वायर बना दिया। तो एबीसीडी एक स्क्वायर है, और इसके अलावा पी क्यू आर एस, पी क्यू आर एस इज आल्सो स्क्वायर, पी क्यू आर एस भी स्क्वायर है। फिर कहता है कि इन सब का भी फिर दोबारा मिड पॉइंट ढूंढो, देखो ध्यान दो जरा, इन सब का भी फिर मिड पॉइंट ढूंढो, ऐसे ये मिड पॉइंट फिर दोबारा निकाल ले, किसके, पी क्यू आर एस के, फिर मिड पॉइंट ले ली मैंने, फिर मिड पॉइंट को फिर जोड़ दो, लो जी जोड़ दिया, ठीक है ना। फिर अंदर जो बनता है ना वो भी एक स्क्वायर बनता है, कहता है जो अंदर बनता है ना वो भी क्या बनता है, क्या स्क्वायर बनता है, ठीक है। जो अंदर बनता है वो भी क्या है, एक स्क्वायर है। अगर वो भी एक स्क्वायर है, फिर एक उसके अंदर फिर एक और स्क्वायर बना दो, ऐसे मिड पॉइंट लेके, फिर उसके अंदर जो बनेगा फिर एक और स्क्वायर, ऐसे स्क्वायर बनाते जाओ, तो बार बार बहुत सारे स्क्वायर्स बनते जाएंगे। कहता है कि जितने भी स्क्वायर ये बनेगा शुरू से लेकर एंड तक, जितने भी स्क्वायर बने, इन सभी का एरिया निकाल लो, इन सबका एरिया निकाल के उसको जोड़ दो, उसका सम निकालना कितना होना चाहिए, ठीक है। तो आप जानते हो, चलो देखें, ये पूरा 16 है, तो ये कितना होना चाहिए, 8 बेटा, ये भी कितना होना चाहिए, 8, क्लियर है ना। इसको भी नाम देना चाहो तो दे सकते हैं, चलो अभी नहीं दे रहा, आर द स्क्वायर, सभी क्या है, स्क्वायर्स है। ये पूरा 8 है, सॉरी ये पूरा 16 है, 16 का हाफ कितना होगा, 8 होगा, तो ये भी 8 हो गया, ये भी 8 है, ये भी 8 है, ये भी 8 है, ये भी 8 है, ये भी 8 है। ये बात तो क्लियर होगी, ठीक है ना, क्योंकि P इज ए मिड पॉइंट ऑफ AB, क्योंकि P क्या है, AB का मिड पॉइंट है बेटा, इसलिए 8 है, तो ये भी 8 होना चाहिए। इन द ट्रायंगल APS, चेक करो बेटा, इन द ट्रायंगल APS ट्रायंगल के अंदर मैं अप्लाई कर रहा हूं पाइथागोरस थ्योरम, इन ट्रायंगल APS, बेटा चेक करो APS ट्रायंगल के अंदर, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम वी कैन चेक कि 8 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर 64 प्लस 8 का स्क्वायर 64 दैट इज इक्वल टू SP का स्क्वायर। दिस इंप्लाइज दैट SP कितना आ जाएगा, स्क्वायर रूट लगा दूं, 128 का स्क्वायर रूट, क्या आ जाएगा बेटा, 128 का स्क्वायर रूट, 128 का स्क्वायर रूट कितना होगा, 8√2। तो चेक करो SP कितना आ गया, SP कितना आ गया, चेक करें बेटा, SP इज इक्वल टू 8√2, ठीक है बेटा। SP कहां पर है, ये रहा SP 8√2, इसको चाहो तो M नाम दे दो। तो आप चेक करो, बट M इज मिड पॉइंट ऑफ SP, तो व्हाट इज SM। अब मैं यहां से क्या करने जा रहा हूं बेटा, SM निकाल लो या MP निकाल लो, चलो पहले MP या PM कह दो,
व्हाट इज पीएम? पीएम इज ए हाफ ऑफ एसपी। पीएम क्या है? एसपी का हाफ। एसपी कितना? 8√2 का हाफ क्या जाएगा? 4√2। तो ये लेंथ कितनी आ गई? 4√2। और ऐसे ये लेंथ कितनी आएगी? 4√2। ठीक है ना? क्या जाएगी ये? 4√2। और ये एंगल 90 डिग्री का क्यों है? क्योंकि एस पी क्यू आर लिख रखा है ना, पी क्यू आर एस। पी क्यू आर एस इज ए स्क्वायर। अगर पी क्यू आर एस एक स्क्वायर तो ये 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है। तो इन द ट्रायंगल पी एम के, इसको नाम दे दिया के, पी एम के, इन द ट्रायंगल एम पी के कह दो, एम पी के, इन द ट्रायंगल एम पी के। एम पी के ट्रायंगल के अंदर चेक करो भाई, इन ट्रायंगल एम पी के एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है क्योंकि 90 डिग्री एंगल है। ये दोनों साइड सेम आ गई, 4√2 4√2 दोनों साइड सेम आई बेटा। ठीक है, क्योंकि एसपी कितना है? 8√2। अगर एसपी 8√2 है तो ये 4√2 बचेगा। ऐसे पी क्यू भी तो कितना है? पी क्यू भी तो 8√2 है। पी क्यू बेटा, पी क्यू क्योंकि एसपी पी क्यू क्यू आर आर एस सारे बराबर ही तो हैं। एक साइड निकाल लो, बाकी सारी साइड वही होंगी। ठीक है ना? तो इन द ट्रायंगल एमपी के या एमपी के तो हम क्या करेंगे? 4√2 का होल स्क्वायर प्लस 4√2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज एम के है तो एम के का स्क्वायर कितना आ गया? 32 प्लस 32 इज इक्वल टू एम के का स्क्वायर। सो व्हाट इज द लेंथ ऑफ एम के? 64 आ जाएगा। 64 का स्क्वायर रूट कितना आ गया बेटा? 8। तो एम के कितना आ गया? 8 आ गया। ठीक है, एम के 8 है तो ये भी 8 है, ये भी 8 है, ये भी 8 है। तो हमने क्या करा? अंदर जो स्क्वायर बट रहा था ना, जिसका नाम हमने रखा था, आप कुछ भी रख दो, एम के एल जेड। एम के एल जेड, एम के एल जेड इज आल्सो स्क्वायर है। एम के एल जेड इज आल्सो स्क्वायर, जिसकी साइड कितनी है? 8 सेंटीमीटर मान लो। तो एरिया निकालना चाहते, चलो अब मैं एरिया निकालता हूं। सभी एरिया का सम, इसको मैंने एस से रिप्रेजेंट कर दिया। तो इन सभी एरिया का सम, स्क्वायर का, जो जितने भी स्क्वायर यहाँ बन रहे हैं ना, उन सभी स्क्वायर का सम निकालना चाहते हैं। उन सभी स्क्वायर का बेटा क्या निकाल रहा हूं? सम निकालना चाहता हूं। जितने भी बन रहे हैं उन सभी स्क्वायर का क्या निकालना चाहते हैं? सम निकालना चाहते हैं। ठीक है जी, चलो देखते हैं। एस इज इक्वल टू क्या आया बेटा? 16। पहला स्क्वायर ए बी सी डी, ए बी सी डी, 16 इंटू में 16 का स्क्वायर। दूसरा कौन है? एस पी क्यू आर। चेक करो बेटा, एस पी क्यू आर की साइड कितनी थी? एस पी क्यू आर, एस पी क्यू आर चेक करो। एस पी कितना आया था? 8√2। एस पी कितना आया था? 8। एस पी की लेंथ 8√2 है। इसका ये भी एक स्क्वायर है, ये भी एक स्क्वायर। एस पी 8√2 है, 8√2 का होल स्क्वायर आ जाएगा। साइड इंटू में साइड 8√2 का होल स्क्वायर प्लस, फिर उसके बाद अंदर एक और स्क्वायर है एम के एल जेड। एम के एल जेड के अंदर एम की लेंथ कितनी निकाल रखी है? 8। तो ये आ जाएगा 8 का स्क्वायर। ऐसे ही चलता रहूंगा इन्फिनिटी तक, दैट इज गोइंग टू इन्फिनिटी। ज्यादा निकालने की जरूरत नहीं है। 256 आ गया प्लस 64 इंटू में 2 128 आ गया, ये 64 आ गया, दैट इज गोइंग टू इन्फिनिटी। ठीक है, ये इनफाइनाइट जीपी आपके सामने नजर आ रही है बेटा। ये इनफाइनाइट जीपी जब आपके सामने नजर आ गई तो इसका सम निकालने का फॉर्मूला आप जानते हैं। इसका मतलब ए क्यूब यहाँ पे 256 है, आर क्यूब निकालो 128 को डिवाइड कर दो 256 से, 64 को डिवाइड कर दो 128 से, आंसर कितना आएगा? 1/2। इसका सम निकालने का फॉर्मूला a अपॉन 1 माइनस आर। चेक करो बेटा, a अपॉन 1, इसका सम निकालने a अपॉन 1 माइनस आर। a मतलब 256 अपॉन 1 माइनस आर मतलब कितना बेटा? 1/2। इसको सॉल्व कर लो, दैट इज द आंसर। किसी को डाउट है तो बेटा बता दीजिए, अभी बता दीजिए, बाद में नहीं, कल बताएंगे, छोड़ो अभी। क्या समझ में आ गया? ठीक है बेटा, मेरी तरफ से ये एक्सरसाइज कंप्लीट है। ठीक है ना, ज्यादा मुश्किल नहीं था। कोई और बच्चा कुछ कहना चाहे तो कह सकता है बेटा। ठीक है ना, मतलब कि ऐसा नहीं कि भाई 2 बच्चे ही बोल लेंगे बाकी सब चुपचाप बैठे रहेंगे। अगर किसी भी बच्चे को, एक भी बच्चा ऐसा जिसको नहीं आता तो बता सकता है। ठीक है ना, तो फिर मैं चलूं आगे। फिर भाई मैं मिटाने जा रहा हूं। ठीक है बेटा, अगली एक्सरसाइज शुरू कर दो।
अगले लास्ट एक्सरसाइज समझा रहा हूं, बस खत्म मेरी तरफ से, कोशिश करूंगा कि आज खत्म ही कर दूं इसको। ठीक है बेटा, चलो देखते हैं एक्सरसाइज 9.9। A man gets an employment of ₹1,000 per month with an annual increment ₹50 per month. What does he earn in 10 years? जैसे कि मैं हूं, मान लो आप मेरा एग्जांपल ले लो, एक्सरसाइज 9.9। एक्सरसाइज कौन सी बेटा? 9.9 का पहला क्वेश्चन। एक्सरसाइज 9.9 का पहला क्वेश्चन देखो क्या कहता है। 9.9 एक्सरसाइज का पहले क्वेश्चन में एक आदमी गेट्स एन एम्प्लॉयमेंट ऑफ ₹1,000 पर मंथ। एक व्यक्ति एक महीने का 1,000 रुपए का एम्प्लॉयमेंट प्राप्त करता है। ठीक है, 1,000 रुपए उसे मिलते हैं पर मंथ। क्लियर बात? तो छोटी सी बात क्लियर है, पर मंथ 1,000 रुपए मिलते हैं। अगर हर महीने उसको 1,000 रुपए मिलते हैं, लेकिन इंक्रीमेंट कैसे होता है उस इंक्रीमेंट के बारे में बताएगा। विद एनुअल इंक्रीमेंट, जिसके अंदर एक बार पूरे वर्ष में एक ही बार इंक्रीमेंट होता है, लेकिन पूरे वर्ष में एक बार इंक्रीमेंट होता है। वो कैसे होता है? एट द रेट ₹50, 50 रुपए के रेट के हिसाब से पर मंथ, हर महीने का 50 रुपए के रेट के हिसाब से वो एक साल के दिन दे देता है इंक्रीमेंट। सुनना मेरी बात, कहता है कि उसका जो ना मंथली इनकम कितनी, ₹1,000। अगर एक महीने के 1,000 रुपए बनाता है वो, तो बताओ एक साल में कितना कमाएगा इन 1 ईयर? 12,000 रुपए। ठीक है, मंथली इनकम 1,000 रुपए है, तो एक साल में कितने रुपए कमा लिए उसने? 12,000। मान लो चलो मैंने जॉब शुरू करी। आप एक बात सोचो, मैंने जॉब शुरू करी किसी भी साल मान लो शुरू करी, तो स्टार्टिंग में मुझे एक महीने के 1,000 रुपए मिले और मैंने पूरे एक साल तक काम किया, तो मैंने पूरे एक साल में कितने रुपए कमा लिए? 12,000 रुपए। ये तो बात क्लियर हो गई। ठीक है, लेकिन इंक्रीमेंट कितना मिलता है? इंक्रीमेंट 50 रुपए मिलता है, वो भी पर मंथ। एक महीने के 50 रुपए का इंक्रीमेंट मिलेगा। अब वो इंक्रीमेंट उसने देखो एक बहुत बड़ी बात है इसके अंदर, उसने कहता है कि 50 रुपए का इंक्रीमेंट तो मिलता है, लेकिन साल के एंड में मिलता है, एनुअली मिलता है। एनुअल इंक्रीमेंट मिलता है, मतलब एक वर्ष में एक ही बार मिलता है। जैसे कि मान लो मैं 1,000 रुपए मैंने ज्वाइन किया, तो पहले मैं 12 महीने तक काम करूं, मेरा इंक्रीमेंट तब तक नहीं लगेगा जब तक मैं पूरा एक साल तक काम नहीं कर लूंगा। तो इसलिए मैंने पूरे एक साल में 12,000 रुपए कमा लिए, उस दौरान कोई इंक्रीमेंट नहीं मिला। फिर एक साल कंप्लीट होने के बाद उसने क्या करा, जो मालिक था उसने भाई आपका 50 रुपए का हर महीने का इंक्रीमेंट कर देता हूं। अगर वो 50 रुपए, मतलब मंथली इनकम कितनी है मेरी? 1,000 रुपए। वो 1,000 रुपए तो फिक्स है, उस 1,000 रुपए पर 50 रुपए और बढ़ा दिए हर महीने। ठीक है, तो बताओ मैंने दूसरे साल में कितने रुपए कमाए? तो चलो यही ये बात देखने वाली बात है। अगर 50 रुपए एक मंथ में है, तो एक साल में कितने रुपए का इंक्रीमेंट है? इंक्रीमेंट इन 1 ईयर। एक साल में इंक्रीमेंट कितना हुआ? एक महीने पे 50 रुपए का इंक्रीमेंट है। बेटा वैसे बहुत आसान क्वेश्चन है, मुश्किल नहीं है। एक महीने में 50 रुपए का इंक्रीमेंट है, एक महीने में 50 रुपए का, तो एक साल में कितने का? 12 से गुना करते हैं, 12 गुना में 50, 600 रुपए का इंक्रीमेंट है। मतलब एक साल में कितना इंक्रीमेंट हुआ? 600 रुपए का। इसका मतलब क्या है? पहले साल मैंने कितने रुपए कमाए? अब चेक करो, पहले साल मैंने कितने कमाए? 12,000। ये तो सब बच्चों को क्लियर है कि एक साल के अंदर मैंने 12,000 रुपए कमाए। ठीक है, अब दूसरे साल क्या हुआ? जैसे दूसरा साल शुरू हुआ, उसने 50 रुपए का पर मंथ के हिसाब से इंक्रीमेंट दिया, तो मैंने हिसाब लगाया कि एक साल में मुझे कितने रुपए का इंक्रीमेंट मिला। तो मैंने हिसाब लगाया तो एक साल में मुझे 600 रुपए का इंक्रीमेंट मिला। तो टोटल कितने रुपए बन गए? 12,000 ये और 600, 12,600 रुपए मैंने अगले साल कमाए। ठीक है, किसी बच्चे को डाउट है तो प्लीज मुझे बता दो बेटा। आप यूं समझ सकते हो इस क्वेश्चन को, देखना यूं समझ सकते हो। 12,000 कैसे बने? इसमें मुझे 1,000 रुपए मिल रहे थे पर मंथ। 1,000 रुपए 1,000 रुपए किसके मिल रहे थे? एक महीने के 1,000, तो 12 महीने के 12,000 हो गए। अब इसमें चेक करना, इसमें 1,050 रुपए बन गए मेरे। कितने रुपए बन गए? अरे मेरे महीने की सैलरी कितनी थी? 1,000 रुपए थी। अब 50 रुपए का इंक्रीमेंट हर महीने मिला मुझे अगले साल। तो अगले साल जो मेरी सैलरी कितनी हो जाएगी? पहले 1,000 रुपए थी, अब अगले साल कितनी हो जाएगी? 1,050 हो जाएगी, क्योंकि 50 रुपए का इंक्रीमेंट मिल रहा है हर महीने। तो अगले साल की जो इनकम मेरी 1,050 रुपए एक महीने की है। तो इसको 12 से गुणा भी करके देख सकते हो। इसको 12 से गुणा करोगे तो यही आ जाएगा 12,600। इसको 12 से गुणा करके चेक कर सकते हो। इसको 12 से गुणा करोगे कितना आ जाएगा? 12,000 आ जाएगा।
इसको 12 से करोगे 12,600 आ जाएगा। ठीक है, फिर अगले महीने की बात करता हूँ। पहले 1,000 रुपए महीने की इनकम थी, फिर 1,050 हुई, फिर अगले साल कितनी हो जाएगी? ये 1,050 पूरे 12 महीने तक लेता रहूंगा, इतने रुपए आ जाएंगे मेरे पास। लेकिन फिर अभी वो हर साल इंक्रीमेंट देता है, वो हर साल इंक्रीमेंट देता है 50 रुपए का, तो उसने अगले साल भी 50 रुपए का इंक्रीमेंट दिया, लेकिन मंथली इंक्रीमेंट है 50 रुपए। तो पहले महीने की सैलरी कितनी थी? 1,050, 50 रुपए का इंक्रीमेंट कर दो तो कितने रुपए बन जाएंगे? 1,100 रुपए बन जाएंगे। ठीक है ना, 50 रुपए इंक्रीमेंट मिल गया, लेकिन 1,100 रुपए एक महीने की सैलरी है मेरी। अब क्या हुआ, इसको 12 पूरे एक साल की कितनी? 12 से मल्टीप्लाई, 12 से मल्टीप्लाई 12 से 12 का 2 और से 12 हो गए 13, तो 13,200 रुपए कमा लिए मैंने। दूसरे साल इतने रुपए कमा लिए। अब ऐसे ही चलते रहो, कब तक कमाने आएंगे बेटा? उसने पूछा कि 10 साल के बाद कितने रुपए कमा चुका हूं मैं, 10 ईयर के कितने रुपए कमाऊंगा, 10 ईयर। अब मुझे एक चीज बताओ, आपको समझ में आ रहा है ये क्वेश्चन या नहीं आ रहा? बेटा मैं इसको मिटाने वाला जो नीचे लिख रखा है, 1,000 गुना में 12, 1,050 गुना में 12, 1,100 गुना में 12, ठीक है ना। फिर अगली इनकम क्या होगी? 1,150 एक महीने की, फिर उसको 12 से मल्टीप्लाई कर दो। 10 साल तक निकालना चाहते हैं, पहला साल, ये दूसरा, ये तीसरा, से 10 साल है। ठीक है जी, अब क्या करें? इसको मिटा रहा है, ये आ गया आपके पास। ठीक है जी, अब क्या करें बेटा? ये एक एपी बन रहा है बेटा, ये एपी है। अब कहीं समझो कि जीपी आ गई है। ए की वैल्यू 12,000 है, कॉमन डिफरेंस निकालो, 12,600 से घटा दो, कितना आएगा? 600 आ जाएगा। 12,600 में से 12,000 घटा दो, 13,200 में से 12,600 घटाएं, 600 ही आएगा। चेक कर लो, यहाँ पे एन की वैल्यू कितनी है? 10। ठीक है, तो ये एक एपी सीरीज है, और एपी की एन टर्मों का सम निकालने का फॉर्मूला हम जानते हैं। एपी की एन टर्मों का सम निकालने का फॉर्मूला n/2 2a प्लस n-1 इंटू में कॉमन डिफरेंस। अपने आप सोल्व करो। n मतलब 10, a मतलब 12,000, d मतलब 600, सारी वैल्यू पुट करो, सॉल्व करो। मेरी तरफ से कंप्लीट है, पहला क्वेश्चन कंप्लीट। मैं दूसरे क्वेश्चन पे आ रहा हूं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड है, मैं मिटा रहा हूं भाई। 10 सेकंड का टाइम है, कुछ पूछना है तो 10 सेकंड का टाइम है, अभी चलता हूं मैं अब आगे। ठीक है, अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए। ए जेंटलमैन बाइज बैंक्स कैश सर्टिफिकेट्स एवरी ईयर ऑफ वैल्यू एक्सीडिंग द लास्ट ईयर परचेज बाय ₹25। ए जेंटलमैन बाइज, एक जेंटलमैन क्या खरीदता है? बैंक के कैश सर्टिफिकेट खरीदता है एवरी ईयर, वो हर साल खरीदता है बैंक के कैश सर्टिफिकेट ऑफ वैल्यू, जिस भी वैल्यू खरीदता है वो एक्सीड हो जाती है। ठीक है ना, जिस भी वैल्यू की वो सर्टिफिकेट खरीदता है उसकी वैल्यू हर साल खरीदता है वो, ठीक है ना, हर साल खरीदता है, तो उसकी वैल्यू इंक्रीज हो जाती है एक्सीडिंग द लास्ट ईयर परचेज बाय, जो उसने लास्ट ईयर परचेज किया उससे एक्सीड हो जाती है। कितने? 25 रुपए, 25 रुपए एक्सीड हो जाती है। ठीक है, आफ्टर 20 ईयर ही फाइंड दैट द टोटल वैल्यू ऑफ द सर्टिफिकेट परचेज्ड बाय हिम इज ₹7,250। तो उसने टोटल जितने भी सर्टिफिकेट खरीदे थे ना उसने, उन सबका टोटल मूल्य चेक किया उसने 20 साल के बाद। जितने भी सर्टिफिकेट उसने खरीदे थे उन सबका टोटल मूल्य 7,250 रुपए बनता है। ठीक है, तो आपको बताना है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ सर्टिफिकेट जो परचेज्ड बाय हिम, जो उसने सर्टिफिकेट खरीदा था उसकी वैल्यू बताओ। जो पहले साल जो उसने सर्टिफिकेट खरीदा उसकी वैल्यू कितनी थी और 13वें साल में उसकी वैल्यू कितनी थी। ठीक है, चलो मान लेता हूं पहला जो उसने सर्टिफिकेट खरीदा वो एस है, सॉरी ए, क्या मान लिया मैंने? ए। पहले साल जो उसने सर्टिफिकेट खरीदा बैंक से उसको मैंने मान लिया ए। हर साल इंक्रीमेंट मिलता है उसको 25 रुपए का, इसकी वैल्यू बढ़ जाती है 25 उसने कह रखा है, जितनी थी ना पहले साल उससे 25 रुपए बढ़ जाते हैं। तो इसके दूसरे साल इतनी तो उसमें फिर 25 रुपए बढ़ जाते हैं, हर साल 25 रुपए बढ़ते रहते हैं ऐसे। ठीक है, हर साल से 25 रुपए बढ़ते रहते हैं। और कब तक चलना है? आफ्टर 20 ईयर, तो 20 साल के बाद ही फाइंड दैट द टोटल वैल्यू ऑफ द सर्टिफिकेट परचेज्ड बाय हिम इज ₹7,250। मतलब उसने कब तक ये बैंक में रखते हैं इनको? 20 सालों तक ऐसे करेगा। कितने सालों तक? 20 टर्म्स। ये गिवन है आपको, 20 साल तक इससे रखता है। इन सबकी वैल्यू का जो सम किया ना, कहता है इन सबकी वैल्यू का जो सम किया वो 7,250 इसका सम है। सम क्या दे रखा है? 7,250 रुपए दे रखा है, 7,250 इन सब का सम। क्या छोड़ दो, चलो a प्लस 25, क्वेश्चन नंबर सेकंड है, a प्लस 25 a प्लस 50, दिस इज गोइंग टू 20 टर्म्स, दैट इक्वल टू 7,250 रुपए। ये आ गया आपके पास।
ठीक है जी, ये गिवन है आपके पास, इसका सम दे रखा है 7,250 रुपए। अब क्या करना है, अरे बेटा ये एपी सीरीज है, फर्स्ट टर्म कितनी इसके अंदर, फर्स्ट टर्म चेक करो ए के बराबर, कॉमन डिफरेंस कैसे निकालूंगा बेटा, ए प्लस 25 में से ना ए को सब्ट्रैक्ट कर दो तो 25 आया। अरे सर कह तो रहा है हर साल का इंक्रीमेंट 25 रुपए बढ़ता है, तो जब हर साल इंक्रीमेंट 25 रुपए बढ़ता है तो एक फिक्स अमाउंट बढ़ रहा है ना बार बार, तो इसका मतलब कॉमन डिफरेंस पहले साल में कंसेक्यूटिव सालों में, कंसेक्यूटिव सालों का जो कॉमन डिफरेंस है 25 ही रहेगा, इसलिए डी की वैल्यू 25 आ गई, एन की वैल्यू कितनी है, एन की वैल्यू 20 आ गई, ठीक है, और एस कितना दे रखा है 7,250, ठीक है। तो एस निकालने का फॉर्मूला क्या था, n/2 2a प्लस n-1 इंटू में कॉमन डिफरेंस, एस की वैल्यू 7,250, एन की वैल्यू कितनी है 20/2 2 इंटू में ए फर्स्ट टर्म हमें निकालनी है, प्लस एन की वैल्यू 20 -1 इंटू में कॉमन डिफरेंस कितना है 25। इसको सॉल्व करो और ए की वैल्यू निकालनी है, वो अपने आप निकालना है, इसको सॉल्व करके क्या निकाल लो ए की वैल्यू। तो पूछा क्या था, इन द फर्स्ट ईयर के अंदर सर्टिफिकेट की वैल्यू क्या होगी, फर्स्ट ईयर में सर्टिफिकेट की वैल्यू बताओ, तो बेटा फर्स्ट ईयर में सर्टिफिकेट की वैल्यू कितनी थी ए रुपीस थी, तो जो ए की वैल्यू वो क्या बताएगी, सर्टिफिकेट की फर्स्ट ईयर में वैल्यू कितनी थी, ए की वो वैल्यू रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। अच्छा इसे बेटा 13th ईयर में क्या होगी इसकी वैल्यू, 13th ईयर में और निकालना चाहता हूं बेटा 13th ईयर में क्या होगी इसकी वैल्यू, तो उसके लिए क्या करते हैं ए 13 का फार्मूला लगा दो, अरे 13th टर्म निकाल दो, एपी, क्योंकि ये एपी सीरीज है, क्या कौन सी सीरीज है बेटा, ये एपी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है ये, ठीक है। इसका फर्स्ट टर्म ए के बराबर है, कॉमन डिफरेंस 25 के बराबर गिवन है, सम दे रखा था 7,250 रुपए, 7,250, क्योंकि सारे सर्टिफिकेट का टोटल जो अमाउंट बनता है ना, सारे सर्टिफिकेट का टोटल अमाउंट बनता है 7,250 रुपए बनता है, तो टोटल सम दे दिया 7,250 रुपए, डी 25 है, एन की वैल्यू 20 है, फर्स्ट टर्म ए है, सम 7,250 रुपए हो गया। एस निकालने का फॉर्मूला n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी है, सारी वैल्यू डालो, यहाँ से ए निकाल लो, ए निकालने के बाद ए 13th टर्म और निकालनी है, ए प्लस 13 -1 इंटू डी, nth टर्म ऑफ एपी याद होगा, किसी को डाउट है तो बीच में बोल सकता है, अदरवाइज मैं चलने वाला हूं, मिटाने वाला हूं, 10 सेकंड का टाइम है आपके पास। तो ठीक है मैं चलता हूं, ठीक है मिटा देता हूं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 30, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ रेडियो सेट्स प्रोड्यूस 600 यूनिट्स इन ए 6th ईयर एंड 700 यूनिट इन द 7th ईयर। तो एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जो रेडियो बनाती है, सिंपल सी बात ये है, वो ये कहती है कि वो प्रोड्यूस करती है 600 यूनिट रेडियो, 600 रेडियो बनाती है, समझ लो वो 600 रेडियो बनाती है छठे साल में, 6th ईयर के अंदर छठे साल में वो 600 रेडियो बनाती है, तो ए 6 बराबर 600 दे दिया बेटा, तो उसने कहा ना छठे साल में 600 रेडियो बनाती है, तो 6th टर्म को रिप्रेजेंट करता है, किसको रिप्रेजेंट करता है, ये 6th टर्म को रिप्रेजेंट करता है। अब ये एपी या जीपी तो आगे पता चलेगा, और 7वें साल के अंदर वो 700 रेडियो बनाती है, तो ए 700 के बराबर दे दिया। क्वेश्चन नंबर 3 है, ठीक है, ए 700 के बराबर दे दिया। एज्यूमिंग, अब देखो क्या कहता है, एज्यूमिंग दैट द प्रोडक्शन इंक्रीज यूनिफॉर्मली बाय द फिक्स्ड नंबर एवरी ईयर, तो हर साल जो इंक्रीमेंट है ना वो फिक्स्ड अमाउंट है, जो हर साल इंक्रीमेंट करो वो फिक्स्ड अमाउंट है, तो अगर हर साल का जो अमाउंट फिक्स है, जब हर साल का अमाउंट फिक्स होता है, जो इंक्रीमेंट हो रहा है, तो जो प्रोडक्शन के अंदर इंक्रीमेंट हो रहा है, ठीक है, पहले मान लीजिए 100 यूनिट बनाता था, फिर दूसरे साल 200 बनाता है, फिर तीसरे साल 300 बनाता है, फिर 400 बनाता है, फिर 500 बनाता है, तो 100 का एक फिक्स्ड अमाउंट का इंक्रीमेंट हो गया ना, तो इसलिए ये एपी होनी चाहिए। तो एपी की 6 टर्मों का सम निकालने के लिए nth टर्म ऑफ एपी क्या होता है, ए प्लस n-1 इंटू में डी फॉर्मूला अप्लाई करना है, तो a6 कितना हो जाएगा, a प्लस 5d दैट इज इक्वल टू 600। अरे इसमें 6 पुट कर दिया, इसमें एक बार 7 पुट कर दो, तो क्या आ जाएगा, a प्लस 6d इज इक्वल टू 700। इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करो और a की वैल्यू निकालो और एक बटा d की वैल्यू निकालो, ये अपने आप निकालनी है, a की वैल्यू निकाल लो, d की वैल्यू निकाल लो, ठीक है जी। अब उसने ये कहा a और d निकालने के बाद द प्रोडक्शन इन द फर्स्ट 7 ईयर्स, पहले 7 सालों में प्रोडक्शन कितना हुआ, यहाँ से ए और डी तो निकाल लोगे, पहले 7 सालों में प्रोडक्शन निकालना चाहता हूँ, उसके लिए फार्मूला जानते हो, n/2 2a प्लस n-1 इंटू में डी, यहाँ पे n का मतलब 7 से है, पहले 7 सालों में टोटल कितना प्रोडक्शन हुआ है, पहले 7 सालों में टोटल कितना प्रोडक्शन हुआ है, तो टोटल वैल्यू निकालने के लिए क्या करूं, S7 निकालना पड़ेगा, पहले 7 सालों का सम,
पहले 7 सालों का सम, उसके लिए एपी की एन टर्मों का सम n/2 2a + n-1 * ad। ठीक है जी। अब आगे चलता हूं, और ये कहता है कि द प्रोडक्शन इन 10th ईयर, और 10वें साल में प्रोडक्शन बताओ। तो 10वें साल में जब वो कहता है तो a10 निकालना है, इसके लिए फार्मूला आपके पास ये वाला है, तो a + 10-1 यानी कि 9d आ जाएगा। इसकी वैल्यू भी निकालनी है, इसकी वैल्यू भी निकालनी है। ये दोनों तभी निकलेंगे जब आपको a और d पता होगा, और a और d इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके अपने आप निकालना है। ठीक है, मेरे ख्याल से कर लेंगे। अगर कोई दिक्कत है तो मुझे अभी बताओ बेटा, मैं चलूं आगे या नहीं चलूं, इतनी बात बताओ मुझे। हैं क्या कह रहे हो? टेस्ट लूंगा सैटरडे को, हैं? हाँ बिल्कुल लूंगा भाई, क्यों नहीं लूंगा, अभी टाइम हो गया क्या? तो अभी अटेंडेंस तो लेंगे बेटा, अटेंडेंस क्यों नहीं लेंगे, बिना अटेंडेंस के क्या बात बनेगी। एक और क्वेश्चन बताऊं या बहुत है आज के लिए इतना ही? बोलो बताओ जल्दी से, चलो बहुत है आज के लिए इतना ही कर लो। ठीक है, फिर आगे जैसे कि कल मैं इसको खत्म करके नया चैप्टर शुरू कर दूंगा भाई। देखो सुनो, ये 9.9 खत्म करने के बाद जो अगला टॉपिक आएगा, वो अगली जो एक्सरसाइज है वो तो सिलेबस में नहीं है, तो वो नहीं कराऊंगा। अगली एक्सरसाइज बेटा सिलेबस में नहीं, एक बार चेक कर लेना, सिलेबस चेक करो बेटा। अगली एक्सरसाइज नहीं है तो उसे छोड़ दो, और अगला चैप्टर शुरू करेंगे स्ट्रेट लाइन। क्या शुरू करेंगे बेटा? स्ट्रेट लाइन शुरू कर देंगे। ठीक है, चलिए। हाँ जी।